अस्सलाम वालेकुम। सोशल इश्यूज़ के इस नए एपिसोड में आई वेलकम यू ऑल। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ अभी तक गई है, यू पीपल हैव लव्ड इट, एंड इसी में आगे हम बढ़ते हैं। अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ही बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आज सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे, फैमिली, मैरिज, किनशिप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, पावर, अथॉरिटी, स्टेट का कंसेप्ट, राइट्स का कंसेप्ट और फाइनली रिलीजन का कंसेप्ट। ये सारी टर्म्स आगे के डिस्कशंस में आती रहेंगी, तो इस वजह से इनको प्रॉपरली समझना हमारे लिए ज़रूरी है। वंस अगेन बड़ा ही हमारा एक सुपरफिशियल ओवरव्यू होगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे इन चीज़ों के, क्योंकि हम प्रॉपर सोशोलॉजी नहीं कर रहे हैं। हमें सोशल इश्यूज़ को समझना है जिनमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। एंड नीडलेस टू से कि रिसोर्स दैट आई हैव यूज्ड NCERT वंस अगेन। सोशल इंस्टीट्यूशंस में पहले तो इंस्टीट्यूशन होता क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ एन इंस्टीट्यूशन टू बिगिन विद? एन इंस्टीट्यूशन इज़ समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स जो या तो एस्टेब्लिश किए हों, और अगर एस्टेब्लिश ना किए हैं तो दे आर एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम। कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमारे पूरे डिस्कशन में, आज ही नहीं जितने भी हम डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज लॉ एंड कस्टम ये साथ साथ ही चलते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें ये रेगुलर और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में होता है, और इसका रेगुलर और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन इन रूल्स को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। सो एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टैब्लिश्ड और एट लीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम, एंड इट्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट टेकिंग दोज रूल्स इनटू अकाउंट। इंस्टीट्यूशन करता क्या है? इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डालता है और दे प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज टू डू सर्टेन थिंग्स। और इन सब की मिसालें देखेंगे कुछ देर में कि व्हाट कॉन्स्ट्रेंट्स कैन एन इंस्टीट्यूशन पुट ऑन समवन एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड। एक इंस्टीट्यूशन को हम एज एन एंड इन इटसेल्फ देख सकते हैं कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर समथिंग बिगर, एंड ऑल्सो इट कैन बी व्यूड एज ए मीन्स टू समथिंग। मिसाल के तौर पे यू कैन लुक एट फैमिली एज ए मीन्स टू समथिंग बिगर, और यू कैन लुक एट फैमिली एज एन एंड इन इटसेल्फ, रिलीजन एज ए मीन्स टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ फॉर एग्जाम्पल, और रिलीजन इज एन एंड इन इटसेल्फ। स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ और ए मीन्स टू समथिंग। एजुकेशन, ये तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं एज एन एंड इन इटसेल्फ और एज मीन्स टू समथिंग। इंस्टीट्यूशंस पे जब कमेंट्री करते हैं तो इस पे भी अब डिफरेंट व्यूज़ आएंगे, जैसे हमने फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट व्यू देखा। सो दे वुड व्यू इंस्टीट्यूशंस डिफरेंटली एज एक्सपेक्टेड। Functionalists usually, when we discussed in our previous sessions, they look at things in the scheme of a larger whole. तो एक फंक्शनलिस्ट व्यू का सोशल इंस्टीट्यूशन पे भी ऐसा ही व्यू होगा। फंक्शनलिस्ट कहेगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, बिलीफ्स हैं, वैल्यूज़ है, रोल रिलेशनशिप्स हैं, जो सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनके रेस्पॉन्स में उगे हैं। सोसाइटी जो करना चाहती है, जो उसके गोल्स हैं अल्टीमेट, उसके रेस्पॉन्स में। अच्छा, ये गोल्स भी कहना यहाँ पे पर्टिकुलरली करेक्ट नहीं होगा फ्रॉम ए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। वो उसको देखेंगे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बिकॉज गोल्स वुड बी आइडियोलॉजिकल, सो दे डू नॉट कंसिडर आइडियोलॉजी मच। दे वुड कंसिडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स का फ्रेमवर्क आया तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैड टू चेंज। तो फंक्शनलिस्ट्स कैसे देखेंगे चीज़ को? वो कहेंगे कि मैरिज जो इंस्टीट्यूशन था वो उस वक्त की सोसाइटल नीड्स को मद्देनज़र रख के बना था। अभी की जो नीड्स हैं अभी के इंस्टीट्यूशंस फुलफ़िल कर रहे हैं। और यूजुअली मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम मटीरियलिस्टिक होते हैं, और इस वजह से काफ़ी फंक्शनलिस्ट्स लिबरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एंडोर्स करते हैं
लिबर्टेरियन व्यूज़ को एंडोर्स करते हैं, एडम स्मिथ की कैपिटलिज्म को एंडोर्स करते हैं, मार्केट सोसाइटी को एंडोर्स करते हैं। हम देखेंगे कुछ देर में। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से क्यों एग्जिस्ट ही करते हैं? सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसीलिए वी फाइंड certain informal institutions, certain formal institutions, but all of these institutions exist to satisfy social needs, and these have come into existence in response to the needs of the society. Family हो, religion हो, ये मिसालें हो गई जो informal social institutions हैं, जबकि formal education for example would be a formal institution, या law etc. These would be formal institutions. कॉन्फ्लिक्ट भी इसी को दूसरे तरीके से देखेगा। वो कहेंगे कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स इक्वली प्लेस्ड हैं नहीं, और तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे फिर वो फैमिली हो, रिलीजन हो या स्टेट हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल इंस्टीट्यूशंस हो, ये तमाम इसी इनइक्वल सोसाइटी, इसी में ऑपरेट करेंगे, और इस वजह से डोमिनेंट सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट में ही ऑपरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली जेंडर डायनामिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि दिस इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेटिंग जेंडर, क्लास, कास्ट, ट्राइब, ये तमाम चीज़ें। तो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, इन क्लासेस की, जो इनमें डोमिनेंट क्लासेस है, उनको दिखाती है, उनकी विल को दिखाती है। तो ये जो डोमिनेंट सोशल सेक्शन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं डोमिनेट करता, ये इंश्योर करता है कि रूलिंग क्लास के जो आइडियाज़ हैं, यही सोसाइटी के आइडियाज़ हो एज ए होल। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट व्यू है दैन द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ए सोसाइटी। वन ऑफ the most important social institutions and probably the most natural and most universal and unchanging feature of humanity has been family. Family एक छोटा ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो रिश्तेदारी से बंधे होते हैं। They are linked by kin connections. इसमें जो adults होते हैं, they assume the responsibility for caring for the children. ये जो रिश्तेदारी के टाइज होते हैं, ये कैसे बनते हैं? दीज कैन बी थ्रू द लाइन्स ऑफ डिसेंट, जैसे खून का रिश्ता, मदर चिल्ड्रन, फादर चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, ये तमाम चीज़ें। एंड देयर इज़ वन रिलेशन विच इज़ एस्टेब्लिश थ्रू मैरिज। ये खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये भी किन कनेक्शन ही है। अब इसको भी देखने के, फैमिली को देखने का, मैंने आपको अभी एक नज़रिया बताया, कन्फ्लिक्ट नज़रिया फैमिली को देखने का। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में फैमिली कुछ इंपॉर्टेंट टास्क्स परफॉर्म करती है जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी है। तो फंक्शनलिस्ट्स हमेशा सोशल ऑर्डर पे ध्यान देते हैं। सो फैमिली वुड बी नेसेसरी टू फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटीज बेसिक नीड्स एंड इट वुड हेल्प in perpetuating the social order. तो इनके हिसाब से जो material modern industrial societies है, they can best function, for example, if women look after the family and men earn the family livelihood. तो division of labor हो गया, और ये उनके हिसाब से बड़ा efficient तरीका है, इसीलिए family बनी, ताकि एक group of people they look after children, household and the other works in the industry. अब इस सिलसिले में न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, इट्स सीन एज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वुड बी एबल टू डू इट, ये काम, टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऐसी न्यूक्लियर फैमिली में एक अडल्ट होगा जो घर के बाहर काम करेगा। ही इज़ द काइंड ऑफ ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, एंड there would be a second adult in the home who would look after the home and children.
इसको हम स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल कहेंगे कि एक पर्सन किसी एक रोल में स्पेशलाइज्ड है। और यहाँ पे यूजुअली इट्स द हस्बैंड जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एज ए ब्रेड विनर, एंड वाइफ एज्यूम्स द इफेक्टिव इमोशनल रोल इन डोमेस्टिक सेटिंग्स। अब ये सेटिंग है, इसका नेसेसरी आउटकम होगा कि मैन वुड बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड। अब देखिए, इस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे एक्सप्लेन हुआ पूरा फैमिली का डायनामिक्स। वाई आर मैन द हेड्स ऑफ द फैमिली? बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग। कॉन्फ्लिक्ट व्यू इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या कहेगा कि ये तो फैमिली रिप्रेजेंटेशन है हेजिमनी ऑफ द डोमिनेंट जेंडर। वो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया, दोनों ने एक्सप्लेन चीज़ को कर दिया कि कैसे। अब इसको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा व्यू सही है। एंड देयर आर अदर व्यूज, मैंने बस 2 व्यूज बताया आपको। यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो इस्लामिक अप्रोच टू सोशियोलॉजी। देयर आर अदर वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एज वेल, बट हाउ डू वी डिसाइड? मान लीजिए ये 2 व्यूज है हमारे सामने, तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या गलत है या फंक्शनलिस्ट व्यू क्या गलत है, तो कैसे पता चलेगा? वन ऑफ द वेज इज एक्सप्लेनेटरी पावर, कि किसी चीज को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है किसी एक फेनोमेना को। फिर इस चीज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि इस फेनोमेना को तो चलो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट व्हाट अबाउट अदर फेनोमेना? कैन इफ दिस थ्योरी इज अप्लाइड एल्सवेयर वुड इट बी एबल टू एक्सप्लेन? तो एक्सप्लेनेटरी पावर भी देखना होगा किसी भी थ्योरी का। एंड देन फाइनली इट काइंड ऑफ ऑल्सो एंड्स अपॉन योर मेटाफिजिकल कमिटमेंट्स। मेटाफिजिकल कमिटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ये दीज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। फाइनली लाइक 2 चीज़ों में से फैसला लेना है तो कैसे लेंगे? मान लीजिए दोनों इक्वली प्लॉजिबल हैं, तो उसके बाद फैसला लेना है तो कैसे लेंगे? तो बड़ा इसीलिए ज़रूरी है ये भी पता हो कि अपनी मेटाफिजिकल कमिटमेंट्स कहाँ पे हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी क्रिएशन में एक और इंस्टीट्यूशन है जो की रोल अदा करता है, वो है मैरिज। मैरिज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन 2 एडल्ट इंडिविजुअल्स। जब 2 लोग शादी करते हैं तो वो भी दे बिकम किन टू वन अनदर, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर। बाकी सारे रिश्ते खून के होते हैं, ये एक रिश्ता खुद से इंसान क्रिएशन में लाता है। Different forms of marriages exist, or this is usually on the basis of number of partners involved, and then also the rules which tell us किससे शादी हो सकती है, किससे शादी नहीं हो सकती। तो पहले नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब आप ये जो लेजिटिमेसी, सोशल लेजिटिमेसी, सोशली एक्नॉलेज्ड और अप्रूव्ड बिहेवियर है, उसके हिसाब से आप कितने पार्टनर्स के साथ एट ए टाइम रह सकते हैं। 2 तरीके की मैरिजेस हो सकती हैं, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा, मोनो मतलब एक, मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल को कि यू कैन हैव 1 स्पाउस एट ए टाइम। इस सिस्टम में एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक मर्द के पास एक ही बीवी हो सकती है या एक औरत के पास एक ही हस्बैंड हो सकता है। और पॉलीगैमी में पॉली मोर देन 1, तो यहाँ पे एक औरत के पास एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं या फिर एक मर्द के पास एक से ज़्यादा बीवियाँ हो सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जहाँ पे भी जिन भी कल्चर्स में पॉलीगैमी परमिटेड है, एक्चुअल प्रैक्टिस में मोनोगैमी इज़ वाइडली प्रिविलेंट। आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हैं, इवन दो इट इज़ सेड कि मुस्लिम्स में पॉलीगैमी अलाउड है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप अपने अराउंड देख पाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स वेयर इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। बहुत सारी सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल्स को they are permitted to marry again, and usually this is done when the first spouse is no more. ज़्यादातर ये उसके बाद होता है। काफ़ी सारे केसेस में डिवोर्स होता है और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में डिवोर्स काफ़ी लिबरल है। तो डिवोर्स के बाद the person takes another spouse। तो ये केस हो गया सीरियल मोनोगैमी का। इसमें एट ए टाइम एक ही पार्टनर है तो मोनोगैमी ही हुई, लेकिन
एक की डेथ के बाद या एक के साथ डिवोर्स के बाद यू हैव अनदर पार्टनर, सो दैट वुड बी सीरियल मोनोगैमी। पॉलीगैमी में एक से ज़्यादा मेट्स होंगे और ये भी डिफरेंट फॉर्म्स लेगा। ये पॉलीजिनी या पॉलीएंड्री हो सकती है। पॉलीजिनी में वन हस्बैंड विद 2 or more वाइफ्स, ये ज़्यादा प्रिविलेंट है। पॉलीएंड्री में 1 वाइफ विद 2 or more हस्बैंड्स, ऐसे होगा। ये भी पॉलीजिनी भी प्रैक्टिस होती है, अभी भी प्रैक्टिस हो रही है काफ़ी सारे कल्चर्स में। बट ओवरऑल पॉलीएंड्री बड़ी रेयर है, पॉलीजिनी एज कंपेयर्ड ज़्यादा प्रिविलेंट है एंड मोनोगेमी सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है। और ये जो ये पॉलीएंड्री है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका इकोनॉमिक लिंक भी है। इट्स यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हार्श, तो पॉलीएंड्री तब एक सोसाइटी का रेस्पॉन्स बनता है ऐसी सोसाइटी में, क्योंकि एक एडल्ट मेल एडिक्वेटली नहीं सपोर्ट कर पाता एक फैमिली को, तो मोर देन अ कपल और मोर देन देम दे वुड टेक 1 वाइफ। अब हमने दूसरी बात की थी कि शादी किसके साथ हो सकती है किसके साथ नहीं हो सकती, इसके बेस पे भी हम एंडोगैमी और एक्सोगैमी को डिस्क्राइब करते हैं। For example, in many society, you cannot marry in the same gender. You have to marry outside that group. So endogamy, for example, it would require an individual to marry within a defined group. आपको उसके अंदर ही शादी करनी है। और exogamy would be आपको उस ग्रुप के बाहर ही शादी करनी है। जैसे gender would form a group जिसमें exogamy प्रैक्टिस होगी। एंडोगैमी की मिसालें जैसे कास्ट है, सो यू हैव टू मैरी विद इन द कास्ट। एक्सोगैमी इसका ऑपोजिट हो गया, अब यू हैव टू मैरी आउटसाइड योर कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। ये दोनों डिफरेंट, अब आप देख ही सकते हैं कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ये चेंज भी करेगा कलर्स। सो देयर वुड बी सर्टेन किनशिप ग्रुप्स सच एज क्लान, कास्ट, रेस, रिलीजियस ग्रुपिंग्स, और इनमें ही आपको शादी करनी होगी, तो ये एंडोगैमस हो गया। और किसी चीज़ में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया इन सर्टेन विलेजेस एक्सोगैमी इज प्रैक्टिस्ड। अब विलेज एक्सोगैमी के जैसे रीजंस हम देखें, सो वन ऑफ द रीजंस द सोशियोलॉजिस्ट से इज इट एंश्योर्स दैट द डॉटर्स दैट वर मैरिड दे वर मैरिड फार अवे फ्रॉम होम। अब ये घर से दूर रहना ये इंश्योर करता था एक स्मूथ ट्रांजिशन ब्राइड का अपने नए घर में विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हर प्रीवियस किन्समैन एडजस्ट कर पाना इजीली। और ये जो ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता था ये बड़ा आसान कर देता था उसके लिए, क्योंकि अब उसको वो शी कुड नॉट सी हर पेरेंटल होम क्वाइट ऑफन, सो शी वुड हैव टू मेक पीस विद वेयर शी इज। So that's one way of looking at it. That can be true, but there is another way. There can be, जैसे क्योंकि sociologists usually ideological reasons नहीं लेते हैं. So there is one of the beliefs among Hindus is that a village, जो कोई भी गांव होता है, it can trace its lineage to a particular couple. तो टेक्निकली उनके हिसाब से people living in the same village, they are kins already, and they would be distant cousins to each other, and you cannot marry your cousins, and therefore you have to marry somewhere else. इस थॉट के हिसाब से कुछ सेजेस या कोई कपल कहीं गया होगा, किसी गांव में बसा होगा, फिर उनकी औलादें हुई, ऐसे गांव बन गया, तो वो सभी आपस में भाई बहन है, तो वो शादी नहीं कर सकते। अब ये भी एक रीज़न हो सकता है। मी पर्सनली आई एम विलिंग टू बिलीव दिस वर्जन बिकॉज आई टेक जो रिलीजन के बनाए हुए रूल्स होते हैं, मुझे लगता है वही इनके सोर्स होते हैं इन तमाम चीज़ों के। अब बट देयर वुड बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल।
आई टोल्ड यू 2 ऑलरेडी। ये जो एक्सोगैमी भी है, इसकी रिजिडिटी, एंडोगैमी की रिजिडिटी, ये भी वैरी करेगी अब ग्रुप्स टू ग्रुप्स, और डिफरेंट ग्रुप्स में ये स्ट्रिक्ट होगा, डिफरेंट ग्रुप्स में ये ईजी होगा। फॉर एग्जांपल जेंडर, ये बड़ा स्ट्रिक्ट है हमारी सोसाइटीज़ में, कैनॉट मैरी विद इन योर जेंडर, तो ये वाला तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। अब वेरिइंग डिग्रीज हैं, तो रिलीजन, ये भी बड़ा स्ट्रिक्ट है, यू हैव टू मैरी विद इन योर रिलीजन। अब टेक फॉर एग्जांपल हनफी एंड से शाफी, हनफी एंड शाफी, ये डिफरेंट स्कूल्स हैं विद इन सुन्नी इस्लाम, तो इसमें भी शायद प्रेफर करे एक हनफी से शादी करना या शाफी एक शाफी से शादी करना, लेकिन ये उतनी रिजिड ग्रुपिंग नहीं है। इसमें इस रूल को अगर कोई तोड़ेगा भी सीवियर रिपरकशन नहीं होंगे, लेकिन प्रेफरेंस कहीं और ही होगी। ऐसे ही रीजन भी मैटर करता है, बहुत सारी जगहों पे रीजन वुड बी इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरीज वुड प्रेफर मैरिंग विद इन कश्मीर, पंजाबीज वुड प्रेफर मैरिंग ए पंजाबी, बट इफ समवन पंजाबी वांट्स टू मैरी से इन हरियाणा, तो एंड विद अ हरियाणवी, अब ऐसी रिलेशंस आर नॉट अनहर्ड ऑफ, तो हो सकता है ये। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है। अब यही चीज़ें किसी और के लिए रिजिड हो सकती है। नाउ द सेम थिंग कैन बी रिजिड फॉर समवन एल्स, कि वी डू नॉट मैरी इन दीज स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स, we do not marry there, we do not marry those, or we have to necessarily marry within our caste, etc. So different people, different cultures have different forms of marriage based on all of these dynamics that I told you. The next topic we are going to look at is power and authority. ये काफ़ी synonymous लगते हैं, subtle difference है। Power, ताकत, power is the ability of any individual or a group to carry out its will even when others oppose it, इसको पावर बोलेंगे। जैसे स्टेट के पास पावर है, एटलीस्ट पावर तो है, अथॉरिटी देखेंगे बाद में है कि नहीं। सो इट कैन coerce obedience. This also implies कि those who hold power they would do it at the cost of others. इसका कहने का मतलब हुआ सोसाइटी में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है, एंड इफ सम wield पावर अदर्स वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। और इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि यू कैन नॉट wield पावर इन आइसोलेशन, देयर हैज टू बी अ ग्रुप, सो यू होल्ड पावर इन रिलेशनशिप टू अदर्स। खुद अकेले जंगल में बैठे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं हो कि यू होल्ड एनी पावर। अब ये जो पावर वाली चीज़ है, ये जो नोशन है पावर का, ये भी लगभग हमको हर जगह मिल ही जाता है। जैसे फैमिली एल्डर्स अपने घर में दे wield पावर, वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, बच्चों को बोलते हैं ये करो वो करो। स्कूल में प्रिंसिपल एनफोर्स करता है डिसिप्लिन, फैक्ट्री में मैनेजर होगा, पुलिस थाने में एक SHO होगा, कंट्री में एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा। ये हर जगह, अब पॉलिटिकल पार्टी में उनके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, मस्जिद में एक ग्रुप होगा, हर जगह आपको दिखेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन जो ये काम कर रहे होंगे। सो एंड द फंक्शनलिस्ट व्यू वुड से कि ये नेसेसरी है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट भी क्या करेगा, वो फिर से बोलेगा यही कि ये एक डोमिनेट ग्रुप की हेजिमनी को एनफोर्स करने के लिए बनाए गए हैं। सो टेक एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल वो एक काइंड ऑफ ए रिट इशू कर सकता है। द प्रिंसिपल हैज़ द पावर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, उसके लिए वो कमांड कर सकता है, एंड इन केस समवन डज नॉट ओब्लाइज ही हैज़ द पावर टू रेस्टिगेट। किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट वो किसी को एक्सपेल कर सकता है पार्टी से, सो दे कैन कोर्स ओबीडियंस। सो इन ईच ऑफ दीज केसेस एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दे हैव पावर टू द एक्सटेंट टू विच अदर्स अबाइड बाय देयर विल। अब आपके पास पावर है या किसी ग्रुप के पास पावर है, लेकिन why would anyone comply with someone else's command? Why would they do it? And how would you apply this power to achieve its aim?
इस सवाल का जवाब, इन सवालों को समझने के लिए वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। पावर आप एक्सरसाइज करते हैं थ्रू अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी क्या होती है? दिस इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट बाय द ग्रुप। अब देखिए, इंटरेस्टिंग हो गया, जब ग्रुप ने उसको लेजिटिमेट माना, लेजिटिमेसी दे दी। लेजिटिमेसी का मतलब क्या हुआ कि द पावर wielding person has the right to wield it and this exercise is just. Alright, once you look at it like that, so the legitimate, the right and just authority has asked you to do something, you would do it. So power would be exercised through authority, and authority is that form of power which is accepted as legitimate, which is accepted as right and just. और इस वजह से अथॉरिटी इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। हमने इंस्टीट्यूशन समझा था पहले क्या होता है, समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टैब्लिश्ड और एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और कस्टम। अब इसको या तो लॉ ने इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है या तो कस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आपके सामने पैदा हो जाता है। एंड पीपल इन जनरल वो एक्सेप्ट करेंगे उनका पावर जो अथॉरिटी में है, एंड बिकॉज दे वुड कंसिडर इट टू बी राइट, जस्ट, लेजिटिमेट। और अक्सर सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जो इस प्रोसेस ऑफ लेजिटिमाइजेशन इसमें हेल्प करती हैं। नाउ हियर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट व्यू अगेन। कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या करेगा? वो बोलेगा ये जो आइडियोलॉजीज हैं जो इनको लेजिटिमेसी देते हैं वो खुद डोमिनेट सेक्शन की होती है। इंटरेस्टिंग, राइट? जब पावर और अथॉरिटी की बात होगी, सो यू कैन नॉट कीप स्टेट अवे फ्रॉम दैट डिस्कशन। पावर अथॉरिटी के डिस्कशंस पॉलिटिकल फिलॉसफी में, पॉलिटिकल साइंस पे बड़े डिटेल में होते हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है ये। वी हैव डन अ सीरीज ऑन इट, इंशाल्लाह इट वुड बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब सून। स्टेट एग्जिस्ट करती है जहाँ पे भी पॉलिटिकल अपैरेटस हो गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट्स वुड इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गई, ये तमाम चीज़ें। एंड देन देयर वुड बी ए टेरिटरी जहाँ पे वो अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है, और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है इसको लॉ बैक करता है। सो देयर वुड बी अ लीगल सिस्टम बैकिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और हाउ वुड इट बी एबल टू कोर्स ओबीडियंस? बाय यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स थ्रू विच इट वुड इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ लिकर इन अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ it has the power to do it, it has the authority to do it, but someone breaks the law. नहीं करूंगा. So what would government do? It would use its force through police, and जो भी लॉ का, मान लीजिए लॉ कहता है कि ऐसे किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाए and present him in front of a magistrate who would decide the necessary course of action. तो पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया और प्रेजेंट किया मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट का जो प्रोसीजर है वो बताता है कि अगर प्रिमा फेशिया केस बनता है तो उसको जुडिशियल रिमांड में लिया जाए, उसको जेल में डाला जाए फॉर कपल ऑफ डेज या वट एवर द प्रोसीजर इज। अब इस वजह से स्टेट वॉज एबल टू कोर्स ओबीडियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव स्टेट को इंपॉर्टेंट समझेगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा स्टेट रिप्रेजेंट करता है तमाम सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को, ये उन्हीं की बहबूदी के लिए, उन्हीं की भलाई के लिए है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहेगा? कि स्टेट खुद डोमिनेंट सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। आप देख सकते हैं कि मैं बार बार कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से मिलता जुलता है, और इस वजह से lot of Marxists would take conflictive perspectives. स्टेट के पावर के सामने आपकी राइट्स हैं। So these would be two forces,
pulling in opposite directions. Citizenship rights, these would include civil, political and social rights. हम यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है हमें इनको डिस्कस करना. अलबत्ता पॉलिटिकल साइंस में बड़ा डिटेल में एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है. सिविल राइट्स, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दीज इन्वॉल्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसे कहाँ आप रह सकते हैं, जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं. राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तमाम चीज़ें. Certain other rights as well. We are just giving you a taste of the thing. Political rights would include all those rights which deal with standing for public office, जैसे elections etc. उसमें आप खड़े हो सकते हैं, उसमें आप participate कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, आपको deprive नहीं किया जा सकता इन rights से. These would be your political rights. And then finally social rights, and these concern the prerogative of every individual to enjoy a certain minimum standard of economic welfare and security. अब बहुत सारे political philosophers ये social rights को नहीं मानेंगे और कुछ और political philosophy सबसे ज़्यादा importance इसी को देंगे. And then there are other जो थोड़ा बीच में कहीं पे वेवर करेंगे. ये भी एक तरीका है लेफ्ट राइट और सेंटर को समझने का, जो हमारी लैंग्वेज में आया ना, लेफ्टिस्ट्स, राइटिस्ट्स एंड सेंट्रिस्ट्स, वो इसके साथ भी थोड़ा सा उसका लिंक है. सोशल राइट्स एक्टिविस्ट्स यूजुअली दे वुड बी लेफ्ट लीनिंग, एंड अदर्स जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे दे वुड बी राइट लीनिंग. एंड देन देयर आर अदर्स हु ट्राई टू बैलेंस द टू. दे कैन बी एक्यूज्ड ऑफ बी डूइंग जस्टिस विद नन, कि आप कभी वहाँ कभी यहाँ, तो आप जस्टिस दोनों में से किसी से भी नहीं कर पा रहे हैं. तो these differences exist. सोशल राइट्स में आपके हेल्थ बेनिफिट्स आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आएगा, सेटिंग सर्टन वर्कर्स राइट्स, मिनिमम वेजेस फॉर एग्जाम्पल, ये तमाम सोशल राइट्स में आएगा. इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्क्सिस्ट्स का है सोशल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज दे पुश्ड, जो राइट वाली साइड थी उसको इतना पुश किया मार्क्सिज्म ने कि ये अब लगभग वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा. मार्क्सिज्म पर से हर जगह एक्सेप्ट नहीं हुई, बट एटलीस्ट दिस मच इट सिक्योर्ड. सो देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल ब्रॉडनिंग ऑफ सोशल और वेलफेयर राइट्स विच लेड टू द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. और ये करंट पैराडाइम वी वुड बी सेफ एनफ टू से कि करंटली एक्सेप्टेड पैराडाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड इज welfare rights ka. Though people exist on both sides of the spectrum, there would be people who would want to establish communism, and there would be who would want to go to classical liberalism. Who would win or lose, only time can tell. And then there is one more institution जो बैकग्राउंड में रहता ही रहता है लगभग इन तमाम डिस्कशंस में, religion. Interesting thing about religion is religion exists in all known societies. We do not know of any society जहाँ पे religion नहीं है. Religious beliefs vary कर सकते हैं, religious practices vary कर सकते हैं. अब ये statement को भी समझना है कि what does it mean to say religious beliefs and practices vary. क्या कोई दो religions में कुछ भी similarities नहीं है? Look at it like a pyramid. और जितना आप टुवर्ड्स टॉप जाएंगे सिमिलैरिटीज़ होंगी. जैसे बिलीफ एक नेसेसरी पार्ट है लगभग तमाम रिलीजन्स का. अब नमाज पढ़ना ये सभी रिलीजन्स में नहीं है, बट प्रेइंग बहुत सारे रिलीजन्स में है, सब में नहीं है, बहुत सारे रिलीजन्स में. नमाज को यूज़ करके प्रे करना ये सब रिलीजन्स में नहीं है. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज़ दैट oftentimes we concentrate on the differences, we forget the similarities as well. जैसे the concept of God differs among religions, but the concept of God almost exists in every religion. तमाम religions में तो नहीं exist करता. Again उस पर फिर debate ही हो जाता है कि उनको religion हम consider करें भी जिनमें God का concept नहीं है. But for us
व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज़, और ये भी हमने डिस्कस किया है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में, वो सीरीज़ भी इंशाल्लाह आ जाएगी यूट्यूब पे, तो उसको भी आप लोग सुनिएगा। अलबत्ता हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डिफरेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हम सिमिलैरिटीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तमाम रिलीजन्स में है, जैसे कुछ सेट ऑफ सिम्बल्स होंगे विच वुड इन्वोक द फीलिंग ऑफ रेवरेंस और ऑ। फॉर एग्जाम्पल टेक काबा फॉर एग्जाम्पल, cubicle building in Mecca, but it invokes a feeling of reverence or awe among a particular group of people. Similarly, there would be temples, there would be synagogues, etc. The Wailing Wall, for example, in Jerusalem. Then river, for example, river Ganga, that invokes a feeling of reverence. Then there would be rituals or ceremonies, ये भी लगभग यूनिवर्सल है, तमाम रिलीजन्स में हमको रिचुअल्स मिलते हैं, सेरेमनीज मिलती है, एंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स एज वेल। ये जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में अपनी एवरीडे लाइफ में करता है, कुछ रिचुअल्स ग्रुप कैपेसिटी में ही हो सकते हैं, बट ऑल रिलीजन्स हैव देम दीज सेरेमोनियल्स जो कलेक्टिवली भी होंगे और इंडिविजुअली भी होंगे। एंड यूजुअली जो ये सेरेमोनियल्स हैं इनके लिए डेडिकेटेड प्लेसेस भी होती हैं, घरों के अंदर भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। जैसे आपने इफ़ यू हैव विजिटेड अ हिंदूज होम, तो उनके घर में एक प्लेस होगी, छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया होगा, या मुस्लिम्स में तो बहुत सारे ट्रेडिशंस में ये अब रहा नहीं, बट कश्मीर में यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे घरों में एक कमरा होता था, ख़त्म कुट कहते थे उसको। तो एक कमरा होता था जहाँ पे यू वुड डू योर प्रेयर्स, बट अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस में बहुत कम हो गया है, वो पहले हुआ करता था तो घरों के अंदर। बट एटलीस्ट देयर इज़ अ प्रेयर मैट फॉर एग्जाम्पल, जाए नमाज जिसको बोलते हैं, तो मुस्लिम होम्स में ऐसे होगा। कम्युनिटी लेवल पे देयर वुड बी श्राइन्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमने आज के सेशन में डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखने की कोशिश की, और ये सभी कंसेप्ट्स हमारे आगे के डिस्कशंस में हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।